मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई चीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रीट से संबंधित चीज़ें हैं, बकाये को लेकर के जो सूचना मिली है उस सूचना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, क्योंकि इसमें कई टॉपिक पे बात होगा। मंत्री जी का क्या कहना है स्कीम को लेकर के, और जो कल डेट लगा हुआ था उसके बारे में क्या सूचना मिली है उसको भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सब्र रखें, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या एक एजेंडे के तहत, एक एजेंडे पे काम करते हुए जिस तरह से इसको लटकाने भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मैं दो शब्द में जवाब देना चाहता हूं कि अभी भी अगर उनकी आंखें ना खुली हों तो अपने चश्मे का लेंस बदलवा लें। अभी भी अगर उनको साफ साफ न दिख रहा हो, 2027 के एजेंडे पर काम करने वाले लोगों को बिहार का आज का नतीजा देख लेना चाहिए। उस नतीजे से इनको एक सीख मिलेगी। हो सकता है कि जो बात ये 2027 में फाइनल कराने की बात कर रहे हैं वो 2025-26 तक ही फाइनल हो जाए। मेरे दोस्त, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बदल ही जाएगी। इसकी क्या गारंटी है? जो करें 2027 का इंतजार करो, उसके बीच में हम क्या करेंगे? मेरे दोस्त, इस जनादेश का सम्मान करते हुए आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि विपक्षियों के पास ना मुद्दा है और ना दिखाने के लिए कुछ है सिवाय जातिवादिता के। इसलिए 2027 में बीजेपी का जाना, विपक्ष का आना इतना आसान नहीं लगता है। इसलिए जो 2027 में जो काम मुझे करना है वो हम काम 2025 के लास्ट से ही क्यों ना शुरुआत करें। मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे अपने उस पॉइंट पर जो 13 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बकाये को लेकर के जो डेट लगी हुई थी उसके बारे में जानने की उत्सुकता काफी लोगों को बढ़ी। हमारे महफूज भाई देवरिया के, जो हमेशा वीडियो संदेश बना करके डालते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने आप लोगों को बता ही दिया होगा। लेकिन जो उनकी वीडियो ना देख पाए हों या जो ना समझ पाए हों, उनके लिए बची कुची न्यूज़ हम आपको सुनाएंगे। मेरे दोस्त, मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे जितने पैरोकार और रहनुमा है वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो लोगों ने कहा था कि तुम तो बीजेपी के नेता हो, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो। ये कुछ चमचे कह रहे थे, आईएसआई के एजेंट जो बने बैठे हैं, जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों ने कहा था कि तुम मदरसे का पीछा छोड़ दो, ये हमारे कौम का मामला है, हम देख लेंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं, एजाज साहब की असलियत आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिट के संबंध में क्या हुआ। मेरे दोस्त, 22/2/2025, आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है 22/2/2025 को
पैरोकार महोदय के द्वारा यह बताया गया था कि 4 सप्ताह का समय कोर्ट ने लिया है फाइनल डिसीजन सुनाने के लिए, और विपक्ष को 4 सप्ताह का समय दिया है कि अपना जवाब दाखिल करें। इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था, क्योंकि पैरोकार महोदय जी ने यही बताया था, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और निकली। सच्चाई ये निकली कि 22 फरवरी 2025 को हमारे पैरोकार के तरफ से 4 सप्ताह का समय लिया गया था अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए। यह मैं नहीं कह रहा, ऑर्डर कॉपी कह रही है, यह ऑर्डर कॉपी कह रही है। और फिर खेल देखिए, अभी तक इन्होंने हलफनामा अपना नहीं लगाया है। मेरे भाई, हम कैसे कह दें कि सरकार पैसा नहीं देना चाहती है? कोर्ट ने कहा कि अपना हलफनामा दायर कीजिए और फाइनल डिसीजन हम सुना दें। किस चीज का डर था आपको? जब एक बार हमारे पक्ष में फाइनल डिसीजन आ गया, उसी कोर्ट ने एक बार हमको आदेश दे दिया और ये कहा कि इनका बकाया राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल करके दे या अकेले दे, उससे नहीं मतलब है, इनका बकाया मिलना चाहिए। और हमारे पक्ष में आदेश आ गया। उस आदेश को सरकार ने पुनर्विचार याचिका में ले गई, और जब सरकार ने पुनर्विचार याचिका में उसको डाला तो उस पर बहस हुई और कोर्ट ने हलफनामा लगाने के लिए पैरोकार महोदय के वकील से कहा। अब पैरोकार महोदय हमारे और वकील साहब डिस्कस करने लगे, और डिस्कस करके नतीजा ये आया कि उन्होंने कहा कि इस हलफनामा को दायर करने के लिए हमको 4 सप्ताह का समय चाहिए। मैं बाइट प्रूफ कह रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 पे देखना, जो ऑर्डर कॉपी आई है उस ऑर्डर कॉपी में बिंदु नंबर 2 पे लिखा हुआ है। न विश्वास हो, पढ़ करके सुना दे रहे हैं आपको। देखिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील संयुक्त हलफनामे दिनांक 22/2/2025 पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑर्डर कॉपी कह रही है। और वो 4 सप्ताह एजाज अहमद साहब का भी नहीं बीता है। क्यों नहीं बीता? क्योंकि अभी उनको पैसा लेना है। किससे? जिन लोगों ने रीट में पैसे नहीं दिए हैं, जो रीट में शामिल नहीं हुए हैं, समायोजन के नाम पर जो एजेंडा इन्होंने चलाया है फर्जी तरीके से पैसा धन उगाही करने का, उसके लिए ये परेशान है। 4 सप्ताह के बाद भी आज तक उसमें जवाब नहीं लगाया गया मेरे भाई। और फिर कोर्ट ने क्या कहा? जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है और उन्हें यह समय प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद सूची बनाएं। मतलब जब ये जवाब दाखिल कर दें उसके बाद सूची बनाएं। फिर चौथा, इस बीच अवमानना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि समीक्षा आवेदन विचाराधीन है। कैसा बढ़िया बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। और ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं देना चाह रही है। अरे मेरे भाई, सरकार पैसा देना चाह रही है, आप लेना नहीं चाह रहे हो। एक तो उधर पैरवी के द्वारा जब हम लोगों का संभावना बना कि अब बकाया मिल जाएगा तो आपने रिट डाल दिया, और जब रिट डाला तब हम लोगों ने विरोध किया था कि इस समय रिट डालने का सही समय नहीं है, नहीं हमारा मामला विचाराधीन हो जाएगा। और सरकार ने कहा कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। आरपी सिंह जी ने खुद कहा है, हम थे और कुलसुम मैडम थी और क्या नाम सुनील सिंह भाई थे, 3 लोग थे। 3 लोगों के सामने प्रियंका अवस्थी जी
और आरपी सिंह जी ने कहा था कि आप लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, जब कोर्ट आदेश देगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त, फिर 13 तारीख को वही प्रक्रिया दोहराई गई, हलफनामा दायर नहीं किया गया। क्यों नहीं कर रहे हैं ये एजाज साहब नहीं बता रहे। एजाज साहब को बताना चाहिए कि आप हलफनामा दायर क्यों नहीं कर रहे हैं, बहस क्यों नहीं करवा रहे हैं, वकील को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। जब तक वकील को पैसा नहीं देंगे तब तक ना तो हलफनामा दाखिल होगा, ना ये डिसीजन आएगा, ये इसे चलता रहेगा मेरे भाई। और एजाज अहमद साहब से जिसने एक बार प्रश्न पूछ लिया उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अगर ग्रुप पर उन्होंने पूछ लिया वो भी बंद कर दिया। एक हमने ग्रुप बनाया था, साजिश के तहत इन लोगों ने उस ग्रुप को डिलीट करवा दिया मेरे भाई। उस पर रिपोर्ट करके इन लोगों ने उस ग्रुप को डिलीट करवाया है। तो क्या मैं दूसरा ग्रुप नहीं बना सकता? बना सकता हूं, लेकिन नहीं बनाऊंगा। मैं तो समझ रहा था कि मेरा ग्रुप हैक हो गया है, लेकिन रिपोर्ट करके उस ग्रुप को डिलीट करवाया गया है इन तिलचट्टों के द्वारा, क्योंकि इनकी मैं पोल खोल रहा था, इनकी बखिया उधेड़ रहा था। और ये मामला जब तक एजाज जैसा कमीना आदमी पैरवी करेगा तब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सकता है मेरे भाई। न ये पैसा लेने देगा, न ये कोई आगे कार्रवाई करने देगा, क्योंकि ये हमेशा रीट के नाम पर जाकर के मामले को पेंडिंग कर दे रहा है। समायोजन के नाम पर इसने मामला पेंडिंग करवा दिया, बकाये को लेकर के इसने पेंडिंग करवा दिया, आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया मेरे भाई। फिर समायोजन के लिए लोगों की संख्या इकट्ठा कर रहा है ये बदतमीज। ये चीजें नहीं बता रहा है, यही बता रहा है कि मुकदमे का नंबर ही नहीं आया। नंबर कहां से आएगा? कोर्ट मांग रहा है, सरकार के वकील मांग रहे हैं कि अपना जवाब दाखिल कीजिए, और तुम जवाब ही नहीं दाखिल कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास पूरा साक्ष्य है। क्या साबित करना चाहते हो? यही कि हम राजनीति से प्रेरित हैं, विपक्षी पार्टियों से मिलकर के, और इस काम को हम पेंडिंग कराना चाहते हैं, यही। लेकिन अब लोग मुझे कहेंगे कि तुम तो बीजेपी के हो। हाँ, हम हैं बीजेपी के भैया, खुल्ला है बीजेपी के। आप अपने मानसिक गुलामी में जीते रहो, मैं नहीं जीना चाहता मानसिक गुलामी बनकर, क्योंकि मैं आजाद हूं। उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। बात समझ में आई? ना आई हो तो समझ लीजिए। और ये मामला ऐसे पेंडिंग चलता रहेगा, या तो फिर अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो एजाज अहमद साहब आकर के इसका जवाब दें। मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि अगर ये बातें गलत हैं तो उसका खंडन करें, अगर सही है तो बताएं, जवाब क्यों नहीं दाखिल कर रहे। मेरे दोस्त, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।